हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों का क्लास 10th का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आया हूं, जो 2024 का जाकर आप लोग 7 मार्च को जाकर छाप दीजिएगा और आप लोग का 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा देंगे। यहीं से आप लोगों को बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 10 नंबर का जो मानचित्र का कार्य है उसको भी आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे। बस क्या करना, आप लोग को वीडियो को अंत तक धैर्य बना करके देखना है। और आप लोग का पेपर का कोड है 824 GH है। आप लोग का इसी प्रकार से पेपर भी इसी प्रकार से 7 मार्च यानी कि कल पेपर इसी प्रकार से आएगा। पूर्णांक आप लोग का 70 है, इसमें 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा देंगे। और आप लोग को देख लो, आप लोग पेपर पहले देख लो कैसा है। सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर टाइपिंग करके लिखा गया है, देख सकते हो। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन का आप लोग को सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो मैप भी आप लोग को दर्शाया गया है और मानचित्र का जितने भी क्वेश्चन दिया गया है सभी को लिखा गया है। ठीक, चलो आप लोग को स्टार्टिंग में ले चलते हैं और आप लोग को इसका आंसर ज्ञात कराते हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं एंड आप लोग को बताते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए बिना देरी के आप लोग को बता दें, यहाँ पर खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। देखो आप लोग को बता दें, आप लोग का जितना पेपर बताए हैं वायरल पेपर जितने भी लेकर के आए हैं सभी पेपर फंसा है और ये भी पेपर फंसेगा, गारंटी लेते हैं। और देखो कला में भी फंस गया था, कला में वही क्वेश्चन आया था, सभी पेपर में फंस गया था तो इसमें भी फंसेगा। देखो यहाँ पर आप लोग को मार्कशीट में आंसर भरना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वराज मेरा अधिकार जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक का, यानी कि दूसरा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। तीसरा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीचे आप लोग को आंसर भी दिया जाएगा ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप लोग इसको रट लो और जाकर के 7 मार्च को छाप दो। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? मैं ये बताना, महामंडी का जो प्रारंभ हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था, यानी कि हमारा क्या तीसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी आवश्यक है बाबू। यहाँ पर हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर पांचवा वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। आप लोग को गारंटी लेते हैं 70 में 70 नंबर यहाँ से कंप्लीट कराएंगे। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ा होगा तो आप लोग जाकर के छाप दीजिएगा, 7 मार्च को यही पेपर आ जाएगा, यहीं से क्वेश्चन। ठीक, फिर पांचवा क्वेश्चन दिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1850 ईस्वी में हुई थी, यानी कि तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो मिट्टी का प्रकार क्या नहीं है? सीमेंट बालू, ये जो होता है मिट्टी नहीं होता बाबू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, पेरियार रामास्वामी नायक कौन थे? तो ये एक समाज सुधारक थे, यानी कि हमारा कौन सा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 8वां वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? यानी कि भारत का संघीय राज्य क्या नहीं है हमें ये बताना। तो दिल्ली है। दिल्ली क्यों नहीं है? ये दिल्ली राज्य नहीं है बाबू, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, यानी कि हमारा यही चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखा, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित किया था? तो श्रीलंका ने सिंहली भाषा को, कौन सा बाबू? सिंहली भाषा का, यानी कि सिंहली जात के यहाँ पर अधिक रहते थे और ये भाषा अधिक बोलते थे इसीलिए, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेल्जियम की राजधानी क्या? जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू सभी फंसेंगे और फंसेगा, ये गारंटी लेते हैं आप लोगों का कि ये अंतिम वीडियो होने वाला है, यानी कि ये महा मैराथन होने वाला है। और आप लोग 4 बजे 4 बज करके, यानी कि देखिए 4:30 पर, यानी कि 4:30 बजे सुबह आज अभी मतलब कल सुबह जुड़ना मत भूलिएगा। लाइव स्ट्रीम में आप लोग का वहाँ से भी 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा देंगे, जो भी झंझट रहेगा। और इसमें तो 70 में तो 70 नंबर कंप्लीट करा देंगे। देखिए बेल्जियम की राजधानी क्या? ब्रुसेल्स है, यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? औसत आय जो होता है प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये अक्टूबर 2005 में पारित किया गया था, यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में मताधिकार की आयु होती है, भारत में जब अगर आप 18 साल के हो जाएंगे तभी वोट डाल सकते हैं। ठीक है, किसी को प्रधान या कुछ भी बना सकते हैं, यानी कि विधायक बना सकते हैं, तभी डाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो संघीय सरकार कहलाता है, यानी कि जो संघीय गवर्नमेंट होता है यही कहलाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? यानी कि कौन की जाती है? तो ज्वार जो होती है यही की जाती है, यानी कि हमारा कौन सा पहला वाला तीसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तीसरा वाला हमारा ज्वार जो होता है, ज्वार भुट्टा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, यानी कि कौन से पश्चिम बंगाल में स्थित है? हमारा जहाँ की ममता बनर्जी जी हैं वहीं वहाँ पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये देखिए किस पर? प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्धारित किया जाता है, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वस्थ स्थिति पर भी, सिचुएशन भी, यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या दिया गया, भारत में जहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है वह क्या कहलाता है, तो पंचायती राज संस्थाएं कहलाती है। यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, चौथा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 19 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको कृषि कृषि एवं सहायता क्षेत्र भी कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो जो प्रारंभिक क्षेत्र होता है यही कहते हैं। यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एग मार्क किन वस्तुओं के प्रमाणित चिन्ह होता है, तो देखो एग मार्क आप लोग तेल जानते हैं सरसों का, और भी वगैरह वगैरह चीज जानते हैं, तो खाद्य पदार्थों के वस्तुओं पर इसका चिन्ह लगाया जाता है, ताकि आप लोगों का यानी कि हमारा यही चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखो बाबू 20 नंबर हो गया फिक्स ना, यहाँ से 20 नंबर फिक्स हो गया, और 50 नंबर बचे हैं, यानी कि 10 नंबर किसका बचा है, 10 नंबर आप लोग का मैप का है, और 40 नंबर किसका है, वर्णनात्मक पर्सन का है। तो उसका भी आंसर बताएंगे, और बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं वीडियो, धैर्य बनाकर आगे भी देखिएगा। ठीक, सभी क्वेश्चन का आंसर समझाएंगे। बस देखिए खंड बाहर यहाँ बा स्टार्ट होता है, जिसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसका देखिए वर्णनात्मक प्रश्न पहला दिया गया है, सेम इसी प्रकार से पेपर में भी आएगा। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, जो कि आप लोगों का देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, जर्मन का एकीकरण कैसे हुआ है, यानी कि जर्मन का एकीकरण कैसे हुआ, मैं ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर लिखेगा, राष्ट्रवादी भावनाएं और मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। ये हो जाएगा। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित यानी कि द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलाकर दबा दिया था, और उनका परसा के बड़े बड़े भूस्वामियों से क्या हो गया था, देखो भूस्वामियों ने समर्थन किया। उसके बाद परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, और उसका मुख्य मंत्री ऑटो बिस्मार्क के इस प्रक्रिया का जनक था, जिसे परसा के सेना को नौकरशाही की मदद ली, और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में परसा की जीत हुई, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। और जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, और इस तरह 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण प्रक्रिया संपन्न हो गई। बाबू ये नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन दिया जाएगा। देखो अथवा करके क्या दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर देखो क्या प्रभाव पड़ा, मैं ये बताना। तो बाबू आप लोग का ये मन करेगा तो आप लोग को इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा, लेकिन हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताएंगे, अथवा वाला बताएंगे, तो ये हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को हम सोच रहे हैं कि कम समय में आप लोग का 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा दें। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, इसको देख लें कि देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, और इसकी किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। तो देखो 3 समस्याओं भी लिख लो पहले। असंगठित जो कार्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है, देखिए असंगठित कार्य क्षेत्र छोटी छोटी एवं बिखरी इकाइयों जो कि ज़्यादातर सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है, और इस क्षेत्र के नियम एवं बिन नियम तो होते हैं, लेकिन इनका अनुपालन नहीं होता है, और ये कम वेतन पाने वाले रोजगार हैं, और तथा यह प्रायः नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में कार्य करने का वेतन, सावेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी की वजह से छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है, और श्रमिकों को बिना किसी वजह के कार्य से हटाया जा सकता है। और जब कार्य कम हो जाता है तब क्या होता है कि कुछ लोगों को कार्य से छुट्टी दे दी जाती है, और बहुत से लोग नियोक्ता के पसंद के निर्भर होते हैं। ठीक, इनकी समस्याओं देखिए निम्नतः 3 समस्याएं निम्नतः। पहला है श्रमिकों को कम वेतन मिलता है, और प्रायः यह नियमित नहीं होता, यानी कि लगातार ये काम नहीं चलता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, श्रमिकों को रोजगार अनिश्चित होता है, ये दूसरा हो जाएगा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें कि समस्या जो है कि श्रमिकों को सावेतन, छुट्टी और बीमारी के कारण छुट्टी आदि नहीं मिलती है। तो ये वाला भी हो गया आप लोगों का, ये वाला भी नंबर कंप्लीट होगा बाबू। और इसमें अथवा करके देखिए पूछा जाएगा कि प्राथमिक, द्वितीय तथा और तृतीय क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो इसको वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को ऊपर वाला एक बता दिए हैं, इसको वाला भी क्वेश्चन बैंक से भी देख लीजिएगा, वैसे तो आप लोग तैयार ही कर लिए होंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, तीसरा क्वेश्चन में जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन सी 3 उपाय लिखे, यानी कि कौन से 3 उपाय होते हैं हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखेगा कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं, यानी कि वो कदम क्या है, निम्नलिखित हैं। जो कि पहला देखिए क्या है, विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटाया गया है, जो ये पहला हो जाएगा। जो दूसरा है, तकनीकी तथा विदेशी कच्चे माल को आयात पर प्रतिबंध हटाया गया है, और जो
दूसरा हमारा उद्यमों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को हटाया गया। ये वाला भी हमारा कंप्लीट होगा। और इसमें अथवा करके भी देखिए क्या दिया गया, अथवा करके इसमें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है लिखिए। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी 7 मार्च को जरूर फंसेंगे, ये गारंटी लेते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया बाबू। चौथा क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय में पूछा गया है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्व है, वर्णन करके बताना है बाबू। देखो इसका आंसर लिखिए कि क्या है। देखिए कि जैव विविधता का अर्थ जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाली जीवों के विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती हैं। और भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे हैं और जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और पर्यावरण ह्रास यानी कि कमी के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है और फिर जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है तथा कई संकटग्रस्त हैं। फिर इसका देखिए मानव पर इसकी क्या महत्व होती है, इसको भी समझिए कि मानव जीवन पर देखिए थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे बाबू, समझने में कोई दिक्कत ना हो, देखने में भी समझने में ना दिक्कत हो। देखो मानव जीवन के लिए महत्व मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं को और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता का उपयोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों को पालतूकरण किया है और कृषि एवं पशुपालन इसकी आवश्यकता का परिणाम है। ये वाला भी होगा। इसमें अथवा करके देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। चावल की उत्पत्ति, ये देखिए चावल का भी पूछा है इसमें, तो चावल का आप लोगों को देखिए अथवा करके दिया जाएगा। तो ये वाला आप लोगों को तैयार करना है। ऊपर वाला हम वैसे तो बता दिए हैं बाबू, ये वाला भी बता देते लेकिन वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा। वैसे आप लोग इसको तैयार किए हैं, हम जानते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से जो आप लोगों का 150 शब्दों में पूछा जाएगा यानी कि 150 शब्दों में। सेम इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्णनात्मक प्रश्न इसमें दिया गया है। देखो क्या दिया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद है उसके कारणों का उल्लेख करना है हमें। तो देखो इसके जो रीजन होते हैं उनका कारणों का उदय करना। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या है। देखो बाबू कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपी जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वह एक ही राष्ट्र के अंग हैं। और भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में योगदान देने वाली कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। जो कि पहला देखिए क्या क्या है बाबू, इसको भी समझिए। पहला है कि 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। और यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। और बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। और यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। और स्वदेशी आंदोलन में प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। और इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। और इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा है। ये वाला हो गया पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें आप लोग का जितना मतलब बड़ा लिख सकते हैं लिखिएगा तो आप लोग को 6 नंबर यहाँ से मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा, ठीक। फिर देखिए क्या है, राष्ट्रवाद के विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने लगे और आंदोलनों से भी मजबूत हुआ। और 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चरणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। और उनका मानना था कि कहीं कहानियां हमारी परंपरागत संस्कृति की तस्वीर पेशी करती हैं और जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। और अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए लोक परंपरा के बचाव रखना जरूरी था। ये दूसरा पॉइंट हो जाए। जो तीसरा कारण है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों को क्या किया, देखिए लोगों ने राष्ट्रवादी की भावनाओं भरने के लिए चिन्हों और प्रतीकों के बारे में जागरूक किया, यानी कि होते गए, यानी कि बताते गए और जानकारी होती गई। 1921 ईस्वी में तक गांधी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। और यह तिरंगा था, सफ़ेद हरा लाल था। सफ़ेद हरा क्या था, लाल था। और इसके मध्य में गांधीवाद प्रतीक चरखे की जगह दी गई जो आत्म सहायता
सहायता का प्रतीक था और जुलूसों का यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास की पुनराव्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था और अंग्रेज की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए एक आदिम लोग थे और जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियां की खोज में अतीत को और देखने लगे और उन्होंने एक गौरवमय प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू किया। और जब कला और वास्तुकला, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृत, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे, तो इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियां पर गर्व करने का और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। और इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावनाओं फैलाने में विभिन्न तत्वों का योगदान दिया गया था। ये वाला बाबू 6 नंबर वेल कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन देखो, आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन था, तो आप लोगों को इसमें देखिए अथवा करके भी दिया जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। देखिए अथवा करके क्या दिया जाएगा, इसको भी समझिए कि 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों को व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को ऊपर एक बता दिए तो मन करेगा तो ये वाला भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो 6 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि विस्तार पूर्वक से वर्णन करना है। देखो इसका आंसर भी लिख लो, इसका उत्तर भी लिख लो कि संघीय व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियां और बंटवारा केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच कर दिया जाता है। भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखो कौन कौन से बाबू, इसको समझिए। देखिए पहला है केंद्रीयकृत संघवाद है, दूसरा है कठोर संविधान है, तीसरा है कि 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, और चौथा जो है शक्तियों का बंटवारा है, जो 5वां है एकीकृत न्यायपालिका है, और जो 6 वाला है राज्यों के अपने संविधान नहीं है, और जो 7वां है शक्तिशाली न्यायपालिका है, और जो 8वां है वित्तीय स्वायत्तता है। यानी कि ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया बाबू, 6 नंबर कंप्लीट। और उसमें देखो अथवा करके भी क्वेश्चन दिया गया है, नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं के महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी कि इनकी स्थिति पर हमें प्रकाश डालना है, हमें इनके स्थिति पर प्रकाश डालना है। तो ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आप लोग का ये वाला भी मन करेगा लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता के आधार की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो उपभोक्ता की अधिकारों का व्याख्या कीजिए हमें करना है। तो इसका आंसर भी लिख लो बाबू। देखो उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन 1966, देखिए 1900 क्या दिया गया है, 86 दिया गया, सॉरी 66 नहीं है, 86 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में तथा 1991 तथा 1993 के संशोधनों में किया गया था। उपभोक्ता के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं, कौन कौन से बाबू। देखो आप लोगों को जितना बड़ा ये आंसर लिख सकते हैं, उतना बड़ा लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा। ठीक, सुनाई का अधिकार होता है, उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार होता है, प्रस्तुतिकरण का अधिकार होता है, और सुरक्षा का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार होता है, चयन का अधिकार होता है। ये आप लोग का 6 वो लिख करके कंप्लीट हो गया। इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए क्या क्या दिया जाएगा अथवा करके क्वेश्चन, जो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार का प्रयोग किया है, कोई 2 का उदाहरण बताइए। तो 2 उदाहरण बताना है। देखो 8वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको समझिए। तो आप लोग ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, मन करेगा। तो भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों का विवेचना कीजिए। तो देखो भूमि उपयोग का प्रमुख विवेचना का करना है। तो देखो आप लोग को बता दें कि आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा भारत में भू उपयोग प्रारूप, ये वाला हो जाएगा। इसमें लिखेगा कि भारत में भू उपयोग के निर्धारित करने वाले तत्वों के भौतिक कारक जैसे कि कौन कौन से होते हैं, इसका देखिए। जैसे कि भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 83% भाग ही भू के उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। 93 सॉरी यहाँ पर 93 है, क्या है 93, 83 नहीं है। और क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़ करके अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्रों में भूमि का उपयोग सर्वेक्षण नहीं हुआ है बाबू अभी तक। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे भी आप लोग लिखना चाहे देखो बाबू, आप लोग आगे यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं। देखो आप लोग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मन करेगा स्क्रीन शॉट मान लो, नहीं तो वीडियो को रोक करके भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, आप लोग का ये आंसर देखो अच्छे तरीके से आप लोग को इसको समझ करके ही जाना है। 2 मिनट इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक करके, और देखो आगे क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा। इसमें अथवा करके देखिए क्या दिया गया है, अथवा करके भी समझ लो अभी।
अथवा करके दिया गया है कि भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार के वनों और वन्य जीवन संरक्षण का रक्षण में योगदान दिया गया, यानी कि रक्षण में योगदान दिया गया है। तो ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो मानचित्र संबंधित क्वेश्चन हमारा आ गया बाबू 10 नंबर, ये भी रट लो और जा करके छाप दीजिएगा। आप लोग को ऐसे दिमाग में घुसा देंगे ना मानचित्र। देखो मानचित्र संबंधित जो आप लोग का क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का है, ये 10 नंबर यही आएगा और जाकर छाप लो अभी। देखो क्या दिया गया, निर्देश दिया गया निम्नलिखित कथनों में से भारत के मानचित्र को भरना है, इस यानी कि भरना है। देखो क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, वह स्थान जहाँ राजस्थान की राजधानी है। देखो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। क्या है बाबू, जयपुर है। यहाँ पर आप लोग को पहले दर्शा देते हैं। देखो जयपुर कहाँ पर दर्शा देना है, यहाँ पर पहला दर्शा देना है, यहाँ पर जयपुर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा 1 नंबर कंप्लीट, वेल कंप्लीट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, वो उसका क्या नाम है, दांडी। दांडी कहाँ है, गुजरात में है दांडी। दूसरा वाला देखो दांडी दर्शा देंगे, यहाँ पर देखो दांडी यहाँ पर दर्शा देंगे। ठीक है, समझ गए ना, दांडी यहाँ पर दर्शा देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बाबू, लखनऊ। लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर वो यूपी में है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो यहाँ पर देखो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो यही हमारा लखनऊ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, कहाँ पर है, कलकत्ता। इसको चौथा वाला क्वेश्चन पर यहाँ पर दर्शा देंगे, कोलकाता यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला भी हमारा लिख करके वेल कंप्लीट होगा। ठीक बाबू, फिर अगला क्वेश्चन लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन समझ लो। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जानते हो, 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल सन था। 13 क्या था, अप्रैल था 1919। ये अमृतसर में हुआ था। और ये कहाँ, अमृतसर है, पीबी में है। कहाँ पर है, पंजाब में है। कहाँ पर है बाबू, पंजाब में है। तो पांचवा वाला क्वेश्चन देखो ऊपर ही है, पंजाब, यानी कि आप लोग का जयपुर से ऊपर जस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का जो ये मुड़ा है, यही पंजाब है। यहाँ पर पाकिस्तान वाला ये बॉर्डरवा है ना, तो यहाँ पर यही इसी के पास है। ठीक है, ये अमृतसर हो जाएगा बाबू। 5 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट होगा। कितने नंबर, 5 नंबर जो भारत के मानचित्र पर आएगा, ये बेल कंप्लीट होगा, कोई नहीं रोक सकता। मानचित्र पर एक बार निगरानी आप लोग गड़ा सकते हैं, नजर को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो चिन्ह वाला पूछा जाएगा, इसको भी देख लो। चिन्ह वाला जो पूछा जाएगा कि दिए गए निर्देश में आप लोगों को भारत के इन चिन्हों द्वारा दर्शाना है मानचित्र में। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा, नागा अर्जुन सागर को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो नागा अर्जुन चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना, यानी कि देखो जैसे इसमें बता रहे हैं वैसे आप लोग को बोर्ड के कॉपी में लिखना है। तो देखो नागा अर्जुन बांध यहाँ पर है आप लोग का, सागर बांध, तो यहाँ पर आप लोग दर्शा दीजिएगा। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया कि भारत के कपास उत्पादक का क्षेत्र का नाम इसके इस चिन्ह द्वारा, यानी कि जो एक्स होता है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है यहाँ पर इस चिन्ह द्वारा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग का यहाँ पर देखिए, आप लोग का इसका नाम है गुजरात है। क्या है, गुजरात है, यानी कि हमारा ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, हैदराबाद नगर इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, यानी कि ये गोला, यानी कि वृत्त चिन्ह द्वारा, सर्कल के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हैदराबाद यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर, हैदराबाद यहाँ पर हो जाएगा। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो चौथा वाला क्या देगा, बाक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र प्लस, यानी कि प्लस आप लोग का इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो इसका नाम क्या है, उड़ीसा है। क्या है बाबू, उड़ीसा है बाक्साइड वाला, तो इसका नाम उड़ीसा है। तो उड़ीसा यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, चौथा क्वेश्चन का उड़ीसा आप लोग यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको भी समझिए कि चाय उत्पादन का एक क्षेत्र का चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो इसका नाम क्या है, आसम है। तो ये वाला भी आप लोग यहाँ पर आप लोग का डार्क जो गोला है उसके चिन्ह द्वारा दर्शाना। तो यहाँ पर देखो आसम यहाँ पर दिया गया, आसम यहाँ पर दिया गया। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट होगा। ठीक, तो देखो आप लोग को ये जो 70 में 70 नंबर था, आप लोग को संपूर्ण तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं, बता दिए हैं। और आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे आप लोग, हम जानते हैं, और आप लोगों का देखे होंगे। तो 70 में 70 नंबर 7 मार्च को, यानी कि सोशल साइंस में 7 मार्च को जरूर करके आएंगे। ठीक है, आप लोग को संपूर्ण तरीके से ये महामैराथन के साथ आप लोगों को समझा दिया है, बता दिए। आप लोग को क्या करना है कि इस वीडियो को अभी के अभी क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।